Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video, I will discuss very important economic principle or economic law, that is cost principle. In earlier part of this lecture, I have already covered about the first law, that is the law of return or principle of variable proportion. तो हमें टोटल 7 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो कॉस्ट प्रिंसिपल है ये हमारा नंबर 2 पे आता है। तो आज की वीडियो में हम दो प्रिंसिपल कवर करेंगे, दो इकोनॉमिक लॉज को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑप्टिमम लेवल होता है उसको मेज़र करते हैं, टू मेज़र द ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन। कॉस्ट प्रिंसिपल में हम एक ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ पे हमारा ऑप्टिमम लेवल आ रहा है। इसको निकालने के लिए हम बेसिकली कॉस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें दो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें हमको मेन ये याद रखना है कि फर्स्ट मेथड जो है उसमें सिंपली बताया गया है कि जब हमारा मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, दैट कंडीशन इज़ ऑप्टिमम कंडीशन। वो कंडीशन जो होती है ऑप्टिमम कंडीशन होती है। तो आपको ये वाला पॉइंट ही याद रखना है कि मार्जिनल रिटर्न्स और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। सिंपली यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न्स और मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें इनकी फॉर्मूले को, यानी जो मार्जिनल रिटर्न होता है दैट इज़ पी वाई। पी वाई क्या होता है, पी वाई मीन्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। पी वाई जो होता है प्राइस होता है प्रोडक्ट वाई का, एंड डेल वाई क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वाई। तो ये होता है मार्जिनल रिटर्न्स और ये बराबर होते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, हमारा जो एक्स होता है, एक्स स्टैंड्स फॉर इनपुट। एक्स जो है हमारा इनपुट है, इनपुट को हम एक नाम और है दैट इज़ फैक्टर, उससे भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक्स डिनोट करता है इनपुट या फैक्टर को। तो पी एक्स हो गया प्राइस ऑफ इनपुट एंड डेल एक्स क्या हो गया मार्जिनल इनपुट ऑफ एक्स। तो ये ही हमारा क्या है, यही हमारा इम्पोर्टेंट है कि मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो बन जाएगा, उसको हम थोड़ा सा मैथ्स में अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हमारी बन जाएगी पी वाई अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल माने क्या होता है, जो ट्रायंगल बना है इसको बोलते हैं डेल। इसका मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हुआ है। ठीक है, एक्स में कितना चेंज हुआ है और वाई में कितना चेंज हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल यानी ट्रायंगल से। ठीक है, तो एक हमारा तरीका ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको एक पता होना चाहिए कि जो MPPX होता है यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वो क्या होता है। तो हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है दैट इज़ प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, ये हमने पहले चैप्टर में मतलब प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जब हम एक्स की प्राइस को, ठीक है सॉरी नॉट दिस, जो हमारा MPP होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP, वो बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, हमारे इनपुट में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमारे रिटर्न्स में जो चेंज हुआ है दैट इज़ MPP। तो इसी को यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि MPPX जो होता है वो होता है PX अपॉन PY, यानी प्राइस एक्स प्राइस वाई। ठीक है, तो सिंपली कॉस्ट प्रिंसिपल सेज दैट the point where marginal returns equals to marginal cost, that is the optimal level for the farmer। तो यही हमारा फार्मर्स के लिए क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यूज़ यानी MR इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट यानी MC के। दैट पॉइंट कंसिडर्ड एज ऑप्टिमम एंड फार्मर विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। सेकेंड मेथड जो होता है, सेकेंड मेथड भी सिंपल यही है, इसमें भी यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है वो इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स में इन्वर्स करना, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे सामने एक्स होना चाहिए और यहाँ पे अगर एक्स है तो सामने हमारा वाई आ जाएगा। द प्रोपोर्शनल मार्जिनल चेंज इन वाई टू एक्स इज इक्वल टू अपोजिट प्राइस रेशियो, यानी ये जो प्राइस रेशियो है कैसा अपोजिट है। अगर हम वाई टू एक्स की बात करें, वाई टू एक्स का मतलब क्या कि वाई ऊपर है और एक्स नीचे है, और ये किसके इक्वल है, अपोजिट प्राइस रेशियो। अपोजिट प्राइस रेशियो का मतलब है कि वाई है तो प्राइस होगा एक्स का और एक्स है तो नीचे प्राइस किसका होगा, वाई का। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल है। कॉस्ट प्रिंसिपल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसमें हम
एक्स एक्सिस में लेते हैं इनपुट्स को और वाई एक्सिस में हम लेते हैं आउटपुट को। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस में हो गए इनपुट और वाई एक्सिस में आउटपुट हो गए। अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें हमारे दो इनपुट्स लेवल होते हैं x1 और x2। x1 और x2 में हम क्या करेंगे, हमारा जो मार्जिनल प्राइस, जो हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये है हमारी प्राइस ऑफ x। ठीक है, इसमें हमको मार्जिनल रिटर्न्स बनाने हैं। तो ये हमारी जो प्राइस ऑफ x जा रहा है यानी हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, और इस पर मार्जिनल रिटर्न का जो ग्राफ है वो इस तरह से कट होता जा रहा है। ये हमारी स्टेज फर्स्ट होती है और ये हमारी स्टेज 2 होती है। दिस इज स्टेज फर्स्ट और यहाँ से स्टेज सेकंड स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि मार्जिनल प्राइस जो होता है वो x को कट करता है। ठीक है, x1 को कट करता है और उसके बाद इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है, और बाद में क्या होता है कि ये एक ऑप्टिमम लेवल में आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल अचीव करने के बाद डिक्लाइन होता होता है x2 को टच करता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या होता है, ये जो शेडेड एरिया है बीच का, ये जो यहाँ पे लाइंस बनी, ये जो ये रीजन है दैट डिनोट्स द नेट प्रॉफिट। ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है फार्मर को। इट डिनोट्स अबाउट द नेट प्रॉफिट। उसके बाद ये जो मार्जिनल रिटर्न्स हैं, ये एक्स को यानी प्राइस जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो उसको दो बार कट कर रही है। फर्स्ट इट कट एट x1 एंड सेकेंड इट कट एट x2। ठीक है, और यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट स्टेज थी, इट रिफर्ड एज इरेशनल जोन, ये रैशनल जोन था। और जो सेकंड कंडीशन होती है दैट सेकंड कंडीशन रिफर्ड एज रैशनल जोन। ठीक है, और फार्मर्स के लिए जो ऑप्टिमम लेवल होता है वो स्टेज 2 होती है, दैट इज़ ऑप्टिमम लेवल वाली जो कंडीशन है वो ऑप्टिमम मानी जाती है। To get maximum profit in agribusiness, 3 points should be essential to consider in stage 2, that is rational zone। तो जो स्टेज 2 होती है, रैशनल जोन की स्टेज होती है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखने इन द प्रोडक्शन फंक्शन कर्व। तो अभी हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन कर्व पढ़ा था, ठीक है, ये जो हमारा ऐसे करके जा रहा था, इसमें हमको क्या बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड इज़ मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए, रेजिंग होना चाहिए, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग पैटर्न में शो होना चाहिए। देन टोटल रिटर्न्स यानी जो TR होता है, टोटल रिटर्न्स वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल रिगार्डिंग द एग्री बिजनेस। किसी भी एग्री बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो ये 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिटर्न बराबर होनी चाहिए, टोटल रिटर्न्स मस्ट बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, और कर्व हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका एक छोटा सा एक टेबल दिया गया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें हम क्या देखते हैं, टेबल में ये जो कॉस्ट प्रिंसिपल का टेबल है, इसमें सिंपली एक इनपुट है हमारे पास और आउटपुट जनरेट है, और यहाँ पे दिया टोटल कॉस्ट कितनी होगी, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिटर्न। ये हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट हैं। इस पूरे टेबल में हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 2 चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिटर्न एक दूसरे के बराबर होंगे। जो वो पॉइंट होगा वहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होता है। ठीक है, तो अगर हम पूरा इस ग्राफ को देखें नीचे तक, ये जो पूरा टेबल था, यहाँ पे जो पॉइंट है जब मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, ये हमारे मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रिटर्न है। तो अगर हम पूरा इसको ग्राफ में देखें तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट आती है नंबर 2 और यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न हमको मिला है नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यही हमारा पॉइंट है जब MC इक्वल्स टू MR है, यानी दोनों कितना MC और MR इक्वल टू क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 है। अब यहाँ पे जो आउटपुट का लेवल है, आउटपुट का लेवल अगर हम देखें तो दिस इज़ अवर आउटपुट, और आउटपुट का लेवल जो है उसी रेंज में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा 29, यानी कि जो 29 है ये हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, या फिर वी कैन से ऑप्टिमम रिटर्न्स है। ठीक है, तो ये जो है इस लेवल पे फार्मर्स को क्या होता है, दे विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। और सिंपली अगर हम ग्राफ इस तरह से टेबल में ही आगे देखें, ठीक है, पहले रिटर्न्स जो था इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, आप ऊपर से नीचे अगर देखें तो पहले 0 था, फिर 2 था, फिर 5, इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये पूरा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद एक लेवल आता है 29 का जिसमें
MC और MR दोनों इक्वल हैं। अगर इसके हम नीचे और देखें टेबल में तो हमें नेक्स्ट जो आउटपुट मिल रहा है वो भी मिल रहा है 29, लेकिन ये वाला लेवल हमारा आउटपुट में कंसिडर नहीं करा गया। ये लेवल जो है आउटपुट का वो यूज़ नहीं हुआ है। ये वाला लेवल हमारे लिए ऑप्टिमम है, जबकि नीचे वाला 29 ऑप्टिमम नहीं है। वाई इट इज़ सो? बिकॉज अगर हम इसकी सीधे यहाँ पे इसका MC और MR देखें तो यहाँ पे क्या है, इसका MC मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है 2 है, लेकिन मार्जिनल रिटर्न तो 0 हो गया। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू मार्जिनल रिटर्न। इस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिटर्न एक दूसरे के बराबर नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट 2 है, मार्जिनल रिटर्न 0 हो गए। भले ही यहाँ पे आउटपुट 29 जनरेट हो रहा था, लेकिन स्टिल क्योंकि मार्जिनल रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये पॉइंट जो होगा हमारे लिए ऑप्टिमम लेवल नहीं डिसाइड करता। तो हमारे लिए जो ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करेगा वो पॉइंट हमारे लिए कौन सा होता है, जब मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये वाला जो लेवल था, दिस इज़ द ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न्स और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इस टेबल में और नीचे देखें, नेक्स्ट जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो गया। देखो अब 28 हो गया, 26 हो गया, तो ये लेवल तो वैसे भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये लेवल हमारे लिए वैसे भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हमारे लिए जो ऑप्टिमम लेवल होता है वो वही होगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिटर्न एक दूसरे के बराबर होते हैं। Now we move on next principle. The next principle is law of equimarginal return. ठीक है, law of equimarginal return has many other names. Law of equimarginal return also known as principle of opportunity cost and alternative cost principle. You already know about what is opportunity cost. For example, you have two options, option 1 and option 2. If you want to select option 2 and regret why you not select option 1, then that condition is known as opportunity cost. यानी अगर आप दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और दूसरे ऑप्शंस में आपने क्या खो दिया, आपका जो प्रॉफिट वहाँ होना था, आपने क्या चीज़ को वहाँ पे लॉस करा है, वो प्रॉफिट जो आपने लॉस करा है, दैट इज़ टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी आप एक बेस्ट अल्टरनेट सेलेक्ट करने के चक्कर में जो दूसरा अल्टरनेट सेलेक्ट नहीं करते, उसकी वजह से आप पे क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इट इज सिंपली नोन एज अल्टरनेट कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है एक लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न या फिर प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है फार्मर्स के लिए। वाई इट इज़ हेल्पफुल? बिकॉज फार्मर्स कैन ईजिली डिसाइड, फार्मर्स जो होते हैं वो आसानी से डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा अल्टरनेट ऑप्शन उनको अपने फार्म इंटरप्राइज में सिलेक्ट करना होता है, या फिर कह सकते हैं कि फार्मर किस ऑप्शन पे, किस बेस्ट रिसोर्स पे क्या करे, अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम मार्जिनल रिटर्न्स मिल सके। तो यहाँ पे भी जो मेन फोकस किया गया है वो किस पे करा है कि मैक्सिमम मार्जिनल रिटर्न्स फार्मर्स को मिल सके। तो फार्मर्स को मैक्सिमम मार्जिन रिटर्न मिल सके, इसलिए उनको क्या करना होगा, डिफरेंट इंटरप्राइजेस में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा। अब हमको सबको पता है कि फार्मर्स के पास जो रिसोर्स होते हैं मे बी इट इज़ अनलिमिटेड, हो सकता है कि वो अनलिमिटेड हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से एलोकेट करना होता है डिफरेंट इंटरप्राइजेस में। अलग अलग इंटरप्राइजेस हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स के पास क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन भी वो कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ वो लाइफ स्टॉक भी रियर कर रहा है, उसके बाद पोल्ट्री हैं, ठीक है, एक्वाकल्चर कर रहे हैं। तो डिफरेंट इंटरप्राइजेस में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तब कंडीशंस अलग होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज तब कंडीशन अलग है। सो सिंपली वी कैन से अलग अलग इंटरप्राइजेस में अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना ताकि बाद में जाके मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हों। दैट इज़ सिंपल अबाउट द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ एक फार्मर है, उसके पास 100 kg का क्या है, फर्टिलाइज़र बैग है, 100 kg उसके पास फर्टिलाइज़र्स हैं। अब उसको अपने फर्टिलाइज़र्स को डिफरेंट इंटरप्राइजेस में और वीकेंड से डिफरेंट क्रॉप्स उसने लगाई हैं, उसमें उनको क्या करना है, एलोकेट करना है। तो फार्मर्स के पास 3 क्रॉप्स हैं, वीट, ग्राम एंड बार्ली। अब फार्मर्स क्या करेगा, इन तीनों रिसोर्सेज में, इन तीनों डिफरेंट इंटरप्राइजेस में अपने जो रिसोर्स हैं उनको एलोकेट करने की कोशिश करेगा, और उस जिसमें सबसे ज़्यादा उसको मार्जिनल रिटर्न्स दिख रहे हैं वहाँ पे वो सबसे पहले उसको एलोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब टोटल उसके पास फर्टिलाइजर्स है, सपोज फर्स्ट ही अप्लाई 10 kg, देन आफ्टर दैट 20,
30 एंड सो ऑन। तो हर एक लेवल में उसने कितना इंक्रीज़ करा है। सपोज पहले 10 था तो एडिशनल कॉस्ट उसकी कितनी थी, 0, ठीक है। उसके बाद उसने 20 कर ली तो एडिशनल कॉस्ट कितनी थी, पहले 10 थे उसने 10 और बढ़ाए तो 10 + 10 दैट इज़ बिकम 20, ठीक है। अगेन ही एट 10 मोर देन बिकम 30। इसी तरह से 10 बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे भी 10 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पे जो 3 डिफरेंट क्रॉप्स उसने ली हैं, वीट, ग्राम एंड बार्ले, और इनका हमको मार्जिनल रिटर्न्स देखना है इन रुपीज़। मार्जिनल रिटर्न सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे पहले जो मार्जिनल रिटर्न है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस टेबल से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्जिनल रिटर्न्स उसको मिलते हैं 120 रुपीज़। 120 किससे मिल रहा है, ग्राम से मिल रहा है। तो सबसे पहले वो कहाँ पे एलोकेट करेगा अपने रिसोर्सेज को, जहाँ से उसकी मार्जिनल रिटर्न्स मैक्सिमम है। तो मार्जिनल रिटर्न इज़ मैक्सिमम इन ग्राम दैट इज़ 120। तो फर्स्ट ही एलोकेट इन दिस सेक्टर। सेकंड वो कहाँ एलोकेट करेगा, सेकंड नंबर जो हाईएस्ट, अब देखो यहाँ पे हम जो नंबर देखते हैं सबसे हाईएस्ट 120, उसके बाद उसका लोएस्ट देखेंगे, यानी कम नंबर्स को यहाँ पे देखते जाएंगे, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे चलेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे नंबर्स को देखेंगे। तो 120 के बाद सबसे छोटा नंबर, यानी 120 से छोटा जो आ रहा है दैट इज़ 110। तो सेकेंड एलोकेशन जो होगा 110 में होगा, बिकॉज 110 का मार्जिन रिटर्न उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 120 में। तो फर्स्ट वहाँ पे हो गया, सेकेंड इन ग्राम दैट इज़ एट 110। थर्ड एलोकेशन कहाँ पे होगा, 110 से एक छोटा नंबर है 100, तो ₹100 जो है वो है वीट में। थर्ड एलोकेशन हो गया वीट में। देन फोर्थ वन इन 90 इन वीट, सेम वीट में है। उसके बाद 80 है जो कि बार्ले में है। देन फिफ्थ के बाद सिक्स एलोकेशन होगा 70 दैट इज़ इन बार्ले। एंड इसके बाद जो हमारा 80 आएगा वो हमारा यहाँ पर आया, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 70 बाद में आया, फिर 60 आएगा, नहीं 70 भी इतने हैं, 70 10th में भी है और यहाँ पे भी 70 है। तो इस तरह से फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करना स्टार्ट करेगा, और वो तब तक एलोकेट करेगा जब तक उसका मार्जिन रिटर्न्स क्या हो जाए, सब में बराबर ना जाए। देखो मार्जिन रिटर्न जब तक सब का बराबर ना जाए, एक ये 50 आ गया, ये 50 हो गया और ये 50 हो गया, ओके। आप सबके मार्जिन रिटर्न्स जो हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो ये 13th हो गया, ये 14th हो गया और ये 15th। तो 13th 14th 15th, 13th 14th और 15th एलोकेशन जो हुआ है रिसोर्सेज का, उसमें जो मार्जिन रिटर्न्स हैं वो बराबर हैं, दैट इज़ 50। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब तक इक्वल मार्जिन रिटर्न्स ना बन जाए तब तक वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को एलोकेट करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कि फार्मर्स के पास जो कॉस्ट है फर्टिलाइज़र की, दैट इज़ उसमें 100 kg है, तो एक kg का जो कीमत है दैट इज़ कॉस्ट है, दैट इज़ ₹5, ठीक है। तो ₹5 के अकॉर्डिंग जो हमारा 10 kg फर्टिलाइज़र बनता है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज़ ₹50 पर kg। और जैसे 100 kg फर्टिलाइज़र्स हैं तो ये बन जाएगा ₹500 kg, ₹500 पर kg, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फार्मर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या फार्मर के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं अपना मैक्सिमम रिटर्न्स को या मैक्सिमम मार्जिनल रिटर्न्स को। तो सपोज़ अगर हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की, फार्मर्स के पास कैसे रिसोर्स हैं, भी लिमिटेड हैं। इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स 100 kg फर्टिलाइज़र, अगर हम लिमिटेड रिसोर्स की बात करेंगे कि फार्मर के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, 100 kg है, तो 100 kg में क्या करेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो देखेगा जब तक कि फर्टिलाइज़र एग्जॉस्ट ना हो जाए, जब तक फर्टिलाइज़र क्या हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, तब तक ही वो उसको यूज़ करता रहेगा। जैसे अगर हम इस टेबल में देखें, इस टेबल में हमें सिंपली ये दिख रहा है कि जब 50 वाली वैल्यू आ गई थी तीनों में 50 आने के बाद क्या हो रहा था, इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। सारा जो है वो डिक्रीजिंग नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे यू कैन से ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र उतनी इफ़िशिएंसी से या उतने इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे।
सो हेयर इट इज़ क्लियर दैट कि अगर फार्मर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या फार्मर के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो अपना किस तरह से मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम रिटर्न्स को गेन कर सकते हैं। वीट के केस में जो उसका अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो अप टू 70 तक जा सकता है, और ग्राम में अप टू वो 70 तक जा सकता था, बार्ले में भी 70 तक। ठीक है, इस तरह से इसके जो टोटल रिटर्न्स बन जाएगा वो हम तीनों को कैलकुलेट करके निकालेंगे। ये केस है लिमिटेड रिसोर्स का। लेकिन इफ फार्मर से अनलिमिटेड रिसोर्स यानी उसके पास बहुत सारा फर्टिलाइजर्स था तो उसका जो मैक्सिमम रिटर्न कब तक आएगा, जब तक उसका जो मार्जिन रिटर्न है 50 तक ना पहुँच जाए। यानी वीट के केस में 50 तक होगा, ग्राम में भी 50 तक लेगा, बार्ले के केस में 50 तक पहुँच जाएगा। इन सबका जो टोटल होगा दैट इज़ द टोटल रिटर्न्स फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विमार्जिनल रिटर्न, एंड जो दूसरे लॉस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।